आज हम शुरू कर रहे हैं एक मिनी सीरीज को जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक। सीरीज की शुरुआत में मानव जाति की 7 मिलियन सालों की हिस्ट्री अब खत्म होने की कगार में है, जो न किसी न्यूक्लियर वॉर, न किसी एलियन रेस या एस्ट्रॉइड से नहीं होने वाला है, बल्कि ह्यूमैनिटी का अंत उन्हें बनाने वाले गॉड्स के हाथों ही होने वाला है। यहाँ पर 13 वैल्किरियों में सबसे छोटी वैल्किरी गोल को सबसे बड़ी वैल्किरी ब्रुनहिल्ड के साथ दिखाया जाता है, जिनके कहीं जाने का समय हो गया है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ वेलहैला का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ तब के सभी गॉड्स इकट्ठा हुए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। इस काउंसिल को हेड कर रहे हैं फादर ऑफ ऑल गॉड माइटी ज़्यूस। दरअसल हर 1000 साल में मीटिंग को रखा जाता है जो डिसाइड करती है ह्यूमैनिटी की किस्मत का, और आज इस मीटिंग का यही एजेंडा है कि क्या ह्यूमन को अगले 1000 साल तक जीने दिया जाए या उन्हें खत्म कर दिया जाए। शिवा हिंदू गॉड का वोट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस बदलना नहीं चाहते, और उनका सपोर्ट ग्रीक गॉड एफ्रोडाइट भी करती है, क्योंकि ह्यूमंस ने धरती को बदसूरत बना दिया है और अब वो खुद धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और सभी गॉड्स एक मत होकर ह्यूमंस को खत्म करने का वोट करते हैं। ज़्यूस काउंसिल की यही मर्जी जानकर काउंसिल का फैसला सुना ही रहे होते हैं कि तभी ब्रुनहिल्ड उन्हें रुकने के लिए कहती है। एक वेलकरी की ये हिम्मत देख सभी चौंक जाते हैं और गोल्ड डर से कांपने लगती है। ब्रुनहिल्ड अपना ऑब्जेक्शन रखती है, जिस पर ओडिन के रेवंस भी उसको दुत्कारना शुरू कर देते हैं। वेलकरी कहती है कि ह्यूमंस को खुद का पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए उसके पास एक बेहतरीन प्रपोजल है। ब्रुनहिल्ड गॉड और मैन के बीच एक फाइनल बैटल, जिसे रग्नारॉक भी कहा जाता है, का प्रस्ताव रखती है, जिसका जिक्र लॉ ऑफ फाइनल बैटल के तौर पर वेलहैला के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 13 चुनिंदा ह्यूमंस 13 गॉड के आखिर तक लड़ेंगे पहले 7 ट्रायल्स जीतने के लिए। अगर मैनकाइंड पहले 7 फाइट हार जाती है तो उन्हें पूरी तरह से मार दिया जाएगा। अगर गॉड 7 फाइट हार जाते हैं तो मैनकाइंड अगले 1000 साल तक जी सकती है। इस लॉ का कभी उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में ये बस एक मजाक था गॉड्स का ह्यूमन के लिए। सभी गॉड्स इस प्रपोजल को मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान गॉड को चैलेंज करने का दम नहीं रखता, और वेलकरी इसे गॉड को ह्यूमन को फेस करने के डर के तौर पर लेती है। और ये बात गॉड के ईगो को बुरी तरह से हर्ट करती है, और वो अपने ही घमंड में चूर होकर ज़्यूस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए रग्नारॉक का आदेश दे देते हैं, जिससे अब सभी गॉड खुश हैं। ज़्यूस तुरंत ही वेलकरी को 13 ह्यूमंस को सिलेक्ट करने का हुक्म देते हैं, और वो चाहे तो उनकी मदद भी कर सकती है। आफ्टर ऑल वेलकरी हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन जो है। ब्रुनहिल्ड भी पिछले 7 मिलियन ह्यूमन हिस्ट्री में 13 लोगों को जो इस रग्नारॉक में गॉड्स को चुनौती दे सकते हैं के लिए एग्री हो जाती है। रग्नारॉक की लड़ाई के लिए धरती के सबसे ऊंचे शिखर पर ऑडिटोरियम बनाया जाता है। सभी गॉड्स और सपोर्टिंग ह्यूमंस इस लड़ाई के लिए इकट्ठा हैं। ह्यूमन की तरफ से एक योद्धा जो पूरी तरह से लाल पट्टियों में लिपटा हुआ है अपने घोड़े पर मैदान की तरफ बढ़ता है, जो और कोई नहीं बल्कि सबसे पावरफुल चाइनीज हीरो जनरल लू बू है, और उसके ही समय के उनके सोल्जर्स भी इसी ऑडिटोरियम में आए हैं। ऑडियंस के बीच एक मॉन्क बुद्धा से प्रोटेक्शन के लिए प्रे कर ही रहा होता है कि ब्रुनहिल्ड उसे प्रे करने से रोकती है, क्योंकि उन्हें मारने वाला ही उनका गॉड है। जनरल लू बू का सामना होगा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्स गॉड थॉर से। लू बू के घोड़े से उतरते ही उसका वेपन भी एक रोशनी के तौर पर वहाँ प्रकट होता है। वहीं ब्रुनहिल्ड जानती है कि गॉड्स यही समझते हैं कि ह्यूमंस उनका सामना नहीं कर सकते, और यही मौका ह्यूमंस का भी है कि वो गॉड्स को दिखा दे कि ह्यूमंस क्या कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट के कमेंटेटर और रेफरी है हेमडाल, और इस रग्नारॉक की शुरुआत हॉर्न ऑफ एपोकैलिप्स गजाला हॉर्न बजाकर करता है। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और वही ऑडिटोरियम में टेंशन भी बढ़ने लगी है। ब्रुनहिल्ड ने धरती के सबसे ताकतवर योद्धा को इस पहली फाइट के लिए चुना है, जो अब एक दूसरे के सामने हैं, जिनकी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। और लू फू के वार करते ही ये लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जिसे थॉर एफर्टलेसली काउंटर कर लेता है, और लू फू थोड़ा जोर लगाकर थॉर को पीछे धकेल देता है, और लू फू दोबारा थॉर पर ऊपर से हमला करता है, जिसे थॉर भी अपने मॉर्जनियर से काउंटर कर लू फू को पीछे धकेल देता है। और अब थॉर लू फू की तरफ एक जबरदस्त हमला करता है, जिसे लू फू भी उतनी ही ताकत से काउंटर कर लेता है, और इसका असर एरिना में साफ दिखता है। दोनों ही इक्वली मैच कर रहे हैं, जो ऑडियंस को एक्साइटिंग लगती है। और अब थॉर अपने थंडर को समन कर उसकी ताकत को हथौड़े में ट्रांसफर कर अपने अगले हमले के लिए पोजीशन लेता है, जो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता। यहाँ से कहानी बैक में चली जाती है, जब गॉड एसगार्ड के ऊंचे दीवारों में सेफ्टी से रहते थे और उनके गार्ड एंजल थे, कि तभी एक दिन उन पर अचानक ही 66 जॉर्डेनियन जायंट्स का हमला हुआ। ये हमला इतना ताकतवर था कि गार्जियन एंजल भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, और जायंट्स दीवार तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने अंदर सब कुछ तबाह कर दिया, और तब उनका ध्यान राजमहल की तरफ गया। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अंदर से थॉर बाहर आया, और आते ही उसने एक ही बार से जायंट्स को मार दिया। फिर शामत आई बाकियों की। उनकी ये
लड़ाई बहुत ही खूंखार चली, लेकिन तब भी थॉर बोर ही हो रहा था और अंत में उसने उन सभी को मार ही दिया। और तभी थॉर अपने हैमर को चार्ज कर जो जबरदस्त हमला करता है कि एरिना में एक जबरदस्त ताकत गिरती है। इतना जबरदस्त ताकत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। तभी थॉर का हथौड़ा अचानक ही पीछे गिरता है और धुएं का फायदा उठाकर लूफू थॉर के सीनों को काट देता है। ये थॉर के लिए भी शॉकिंग था और तो और सभी गॉड्स के लिए भी कि उसने एक गॉड को इंजर्ड किया है। अब ये लड़ाई थोड़ी सीरियस होने लगी है। यहाँ से कहानी चली जाती है लूफू के बचपन में, जहाँ उसने बचपन में ही एक भेड़िया को अकेले ही मार दिया था। यहाँ से उसकी जर्नी की शुरुआत हुई दुनिया में सबसे ताकतवर बनने की। जो भी उसके सामने आता वो मारा जाता। इवन एक आर्मी भी उसका सामना करने के लिए काफी नहीं था। और 30 साल बाद लूफू को रियलाइज हुआ कि धरती पर कोई बचा ही नहीं है जो उसे चैलेंज दे सके। फिर अचानक ही एक दिन उसे पकड़ लिया गया और उसे फांसी देने की तैयारी की गई। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, मगर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वो बोर हो गया था इतना कि उसे खुद की जिंदगी से नफरत होने लगी। दुनिया में कोई नहीं बचा था उसे चैलेंज देने के लिए, इसलिए उसने खुद को कैद होने दिया ताकि उसे इस बोरियत भरी जिंदगी से मुक्ति मिल सके। और अब लूफू को वो योद्धा मिल ही गया है जिसके सामने वो अपनी पूरी ताकत और अपने मन से लड़ सकता है। लूफू को भी उसके करीबी जनरल ने कभी इतना खुश नहीं देखा था। वहीं अब ज़्यूस को भी इस फाइट में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। थॉर के मोजनीर के सामने सभी ह्यूमन वेपन खिलौने की तरह बिखर जाते हैं, लेकिन लूफू का हथियार मोजनीर को झेल ही नहीं रहा बल्कि उसे टक्कर भी दे रहा है। और उन्हें ब्रूनहिल्ड के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखती है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये वेलकरी की चालाकी है। अब कहानी रग्नारोक के पहले चली जाती है, जब ब्रूनहिल्ड ह्यूमन हिस्ट्री से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को चुन रही थी। तब उसने सबसे ताकतवर लूफू को चुना। गोल भी लूफू को खतरनाक मानती थी, लेकिन तब भी वो गॉड का सामना नहीं कर सकता था। ब्रूनहिल्ड भी इस बात को जानती थी कि गॉड की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स उनका हथियार है जिससे वो लड़ते हैं। और अगर ऐसा ही गॉडली वेपन भी ह्यूमन वॉरियर को मिल जाए तो वो भी गॉड को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए उसने वहाँ सभी 11 वेलकरीज को बुलाया, जिसे गोल ने पहली बार एक साथ देखा था। ब्रूनहिल्ड ने 4th वेलकरी रैंडरिस को सबसे पहले चुना, जिसको थोर के मेन वेपन उसका हैमर मोजनीर और उसके ग्लव्स के बारे में जानकारी थी। ब्रूनहिल्ड को अगर थोर के अगेंस्ट जीतना है तो पहले थोर के दोनों ही वेपन को पार करना होगा, जिसके लिए वो रेनग्रिड से पूछती है कि क्या वो अपनी बॉडी को इस लड़ाई के लिए डेडिकेट करेगी, जिस पर वो एग्री हो जाती है। वहीं अब प्रेजेंट में लूफू और थोर के बीच इंटेंस फाइट चल रही है और ये अब सभी गॉड को इंटरेस्टिंग लग रही है। और अब सच सबके सामने आता है कि रेनग्रिड्स ने अपनी बॉडी और पावर को लूफू के ब्लेड में बदल दिया था। लूफू के पास अब अनब्रेकेबल वेपन है, जिससे वो अनब्रेकेबल दुश्मन का सामना कर सकता है। और वो मोजनीर को नीचे करते ही मौका देख थॉर के ग्लोव पर हमला कर देता है, जिससे उसका ग्लव टूट जाता है। दरअसल मोजनीर बहुत ही ताकतवर है और कंटिन्यूसली लड़ाई के कारण वो इतना गर्म हो जाता है कि उससे लावा की हीट निकलने लगती है। थॉर को उस ग्लव्स की जरूरत उस हैमर को पकड़ने के लिए ही थी, लेकिन उसका ग्लव भी बेकार हो चुका है। लूफू का ये कारनामा वहाँ गॉड्स को चिंता में डाल देता है। वहीं अब हर्मियस ज़्यूस का बेटा को एक और सच समझ में आता है। दरअसल वेलकरी को इसलिए बनाया गया था ताकि वो धरती के सबसे ताकतवर योद्धा को मरने के बाद हेवन तक गाइड करे, ताकि हेवन में क्राइसिस होने के समय वो गॉड्स की तरफ से लड़ सके। लेकिन कुछ समय से रूमर्स है कि वेलकरी वॉरियर को हेवन के बजाय अपने पास ही रख रही थी, ताकि वो उन्हें गॉडली वेपन देकर हेवन के अगेंस्ट लड़ सके। वेलकरी का धोखा ज़्यूस को और भी एक्साइटिंग लगता है और वो ब्रूनहिल्ड को और भी प्यार भरी नजर से देखता है। वहीं एरिना में थॉर का हैमर गर्म हो रहा है और तो और वहाँ जमीन भी पिघलकर लावा बनने लगी है। उसके हैमर में कुछ अजीब सा हो रहा है कि तभी वहाँ हार्ट बीट से गूंजने लगती है, जो वहाँ सभी को कंफ्यूज करने लगती है। और ये हार्ट बीट सीधे हैमर से ही आ रही है, जिससे थॉर भी खुश हो जाता है। यहाँ पर ज़्यूस कंफर्म करते हैं कि मोजनीर को पढ़ने में गलती हुई है। थॉर के ग्लव थॉर को नहीं बल्कि उसके मोजनीर को बचाने के लिए है, वरना मोजनीर के एक्टिवेशन से पहले ही थॉर की ताकत ही मोजनीर को तोड़ सकती है। और थॉर अपना ग्लव्स निकालकर फेंक देता है, जिसके गिरते ही वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। थॉर अब आसानी से एक हाथ से ही अपने मोजनीर को उठा लेता है। वो लूफू को उसके नाम से पुकारते हुए कहता है कि मरना मत। तभी ब्रूनहिल्ड के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके खोलते ही उसके होश हो जाते हैं। ये है ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ह्यूमन वॉरियर और गॉड्स की जो इस रग्नारोक में लड़ने वाले हैं। और ब्रूनहिल्ड अपने ह्यूमन वॉरियर को एयरजार का नाम देती है। वहीं ये लिस्ट भी ज़्यूस तक पहुंचती है, जो ज़्यूस को और भी इंटरेस्टिंग लगती है। वहीं थॉर और मोजनीर अपने अल्टीमेट हमले के लिए तैयार हैं और ऑडियंस भी इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। थॉर मोजनीर को चार्ज कर लूफू की तरफ फेंकता है और उसके हैमर की एक मिस्टिकल ताकत है कि मोजनीर का निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन लूफू के करीब आते ही लूफू हैमर के रास्ते से हट खुद को बचा लेता है। ये मौका देख लूफू तुरंत ही निहत्थे थॉर की तरफ बढ़ता है कि तभी मोजनीर उसके पीछे आ जाता है और लूफू के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता। ये देख लूफू उसके रास्ते से हटकर खुद को बचा लेता है और मोजनीर सीधे थॉर के हाथ में वापस आ जाता है। थॉर का ये हमला स्पीड
और मोमेंटम गेन करने के लिए था, जो उसे एक जबरदस्त हमले के लिए हेल्प करती। और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो स्टेडियम में सभी के होश उड़ा देती है और धूल के हटते ही सभी देखते हैं कि लूफू ने थॉर के सबसे ताकतवर हमले को भी रोक लिया है। तभी अचानक ही लूफू के पैर कांपने लगते हैं और लूफू के पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं, जो इस लड़ाई में उसके थोड़े बहुत चांस को भी खत्म कर देती है। अब पूरा माहौल ही निराशा से भर जाता है और थॉर इस लड़ाई को भी खत्म करने के लिए हैमर उठाता ही है कि तभी लूफू का घोड़ा रेड हेयर की एंट्री होती है। रेड हेयर आते ही लूफू के जख्मों को चाट उसे खुद पर चढ़ने के लिए कहता है ताकि वो आगे की लड़ाई जारी रख सके और लूफू किसी तरह अपने टूटे पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सीधे अपने घोड़े पर चढ़कर आगे की लड़ाई के लिए तैयार है। ज़्यूस भी इसे अप्रूव कर देते हैं। आखिर रेड हेयर लूफू की बॉडी का हिस्सा ही है। अब रेड हेयर थॉर के चक्कर काटने लगता है, जिसके दौरान ही लूफू अपने भाले को आखिरी छोर से पकड़ लेता है, जिसका मतलब है कि वो अब अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने वाला है। यहाँ से स्टोरी बैक में चली जाती है। लूफू को जब रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तब वो अपने हथियार के साथ खुद की स्किल को परफेक्ट बनाने का डिसीजन लिया। वो एक चोटी पर लगातार प्रैक्टिस करता रहा, कई दिनों तक, सालों तक सिर्फ अपने भाले को घुमाता रहा, अपने टेक्निक को तराशता रहा और कई सालों की कोशिश के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। उसने अपने भाले को आखिरी छोर से पकड़ वो हमला किया कि आसमान भी कट गया और तब उसके अल्टीमेट टेक्निक का जन्म हुआ। लेकिन ताउम्र उसे इस टेक्निक का यूज करने का मौका ही नहीं मिला और इस टेक्निक का नाम उसने स्काई ईटर रखा। और अब लूबो के पास मौका था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन से स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी पर स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक से हमला कर सकता है। लूफू जानता था कि ये टेक्निक उसका आखिरी हमला होने वाला है, जिसके लिए थॉर भी तैयार है। और उनके हमले के टकराते ही एक जबरदस्त एक्सप्लोजन फिर एरिना में होता है कि वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं। धूल के छटते ही पता चलता है कि लूफू का हथियार टूट गया है और वेल्करी रेंड्रिस अपने असली रूप में आकर पीछे गिर जाती है। वहीं लूफू के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं और इस अल्टीमेट टेक्निक का भी थॉर पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और एक योद्धा की तरह मरने के लिए थॉर की तरफ बढ़ता है, जिसे थॉर भी एक वॉरियर की मौत दे देता है। लूफू के मरते ही ये फाइट थॉर जीत जाता है और इस फाइट का विनर थॉर को घोषित कर देते हैं। ये लड़ाई उतनी आसान नहीं थी जितनी गॉड समझ रहे थे, बल्कि जो एक्साइटमेंट और थ्रिल उन्हें इस लड़ाई में मिला वो जबरदस्त था। और अब ह्यूमन काइंड अपने अंत की तरफ एक कदम बढ़ चुकी है और वहीं ब्रूनहिल्ड अब टेंशन में है। वहीं इस लड़ाई को जीतने पर भी थॉर डिप्रेस्ड लग रहा है कि तभी रेड हेयर थॉर को कन्फ्रंट करता है और उसके साथ ही लूफू की आर्मी, जो लूफू को ज्वाइन करने के लिए थॉर से आखिरी लड़ाई की उम्मीद कर रही है। और उस आर्मी को आता देख थॉर लूफू के लिए आखिरी तोहफे के तौर पर उन सभी को वही मार देता है। सबके मरते ही वो टुकड़ों में बदलकर बिखर जाते हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन हो जाता है सबके लिए, यहाँ तक कि थॉर के लिए भी। यहाँ पर आत्मा पूरी तरह से टूट जाती है, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, जो गोल के लिए भी असहनीय हो जाता है। लेकिन ब्रूनहिल्ड जानती है कि जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके जीत से ही ह्यूमन काइंड का अस्तित्व टिका हुआ है और वो अगले वॉरियर के लिए चली जाती है। वहीं अब ब्रूनहिल्ड अपने अगले कॉम्पिटिटर को सिलेक्ट कर रही है। उनका सबसे ताकतवर योद्धा भी गॉड के अगेंस्ट टिक नहीं पाया, तो अगला कौन होगा? ब्रूनहिल्ड उस ह्यूमन को सिलेक्ट करती है जो गॉड से सबसे ज्यादा नफरत करता है और ये सबसे पहला ह्यूमन नंबर 1 होगा। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।